और शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सुरेश कश्यप की जगह यह नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है। भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। अब सिद्धार्थ होंगे हिमाचल भाजपा के नए संगठन मंत्री। दिल्ली बीजेपी के संगठन महामंत्री होंगे पवन राणा। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। न्यूज 18 ने 21 अप्रैल को यह खबर चलाई थी। सुरेश कश्यप के इस्तीफे की सबसे पहले खबर भी न्यूज 18 ने ही दी थी। तो हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इसी पर और बातचीत करने के लिए राजेंद्र हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जैसा कि इससे पहले आपने बताया था कि एक बड़ा बदलाव हुआ है शिमला नगर निगम चुनाव से पहले और हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष अब मिल गया है। बिल्कुल अबू, बड़ा घटनाक्रम हिमाचल की राजनीति में इस वक्त जारी है और नया प्रदेश अध्यक्ष अब भाजपा को मिला है डॉक्टर राजीव बिंदल के रूप में। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी जब इस्तीफा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हम कह सकते हैं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दिया था दिल्ली में जाकर। उस वक्त सबसे पहले हमने ये खबर चलाई थी और ये अनुमान भी लग गया था कि अब जल्द ही भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और अब डॉक्टर राजीव बिंदल के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। 5 बार विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल रह चुके हैं। इससे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन वो रह चुके हैं। तो कह सकते हैं बड़ा राजनीतिक कद हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर राजीव बिंदल रखते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खासे करीबी हैं। इसके अलावा संघ के करीबी तो है ही। संघ में कई सालों तक इन्होंने काम किया है और बनवासी आश्रम करके एक संस्था चलती है, उसके देश भर में उसके लिए कार्य भी डॉक्टर राजीव बिंदल ने अनेक स्थानों पर जाकर किया है। और अब हिमाचल प्रदेश की संगठनात्मक जो भाजपा का ढांचा है वो एकदम बदला हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि संगठन महामंत्री जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश में है उनको भी बदला गया है। पवन राणा को अब दिल्ली भेजा। लंबा कार्यकाल पवन राणा का महामंत्री संगठन के रूप में हिमाचल प्रदेश में हो गया था, जिसके बाद अब पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया और उनको दिल्ली के लिए भेजा है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नए संगठन महामंत्री संगठन अब सिद्धार्थ होंगे। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है। और डॉक्टर राजीव बिंदल का अगर हम जिक्र करें तो वो अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। तेज तर्रार व्यक्ति हैं। पहले से ही जब वो विधायक थे तब भी, जब स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं तब भी उनकी कार्यप्रणाली को पूरे प्रदेश ने देखा है। तो काफ़ी तेज तर्रार हैं और इसकी छाप हमें आने वाले दिनों में भी दिख जाएगी। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए जो एज की बात है वो यही है कि इससे जब पहले नगर निगम शिमला के चुनाव हुए थे उस वक्त डॉक्टर राजीव बिंदल प्रभारी लगाए गए थे नगर निगम शिमला के चुनावों के। तो एक अनुभव इन चुनावों में प्रयोग वो कर सकते हैं और कैंपेन को भी इलेक्शन कैंपेन को भी नई दिशा दे सकते हैं। और बड़ी बात यही है कि अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भाजपा का कुछ दिनों में पूरी तरह से बदला हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी बनाएंगे, अपने तरीके से जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी कार्यप्रणाली के लिए बिंदल जाने जाते हैं और बड़ा बदलाव वो हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। और सुरेश कश्यप की बात हम अभी कर रहे थे, तो उन्होंने अभी कुछ देर पहले जब भाजपा ने अपना दृष्टि पत्र जारी किया तो सुरेश कश्यप से जब ये प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी पार्टी हाईकमान के समक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष, जेपी नड्डा के समक्ष की उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो वो अपना ध्यान वहां पर देना चाहते हैं और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अब संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और डॉक्टर राजीव बिंदल जो खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, अब इनके आने के बाद तो क्या आने वाले दिनों में एक नई टीम डॉक्टर राजीव बिंदल के पास होगी और इसके अलावा अब पार्टी में बड़े पैमाने पर एक बदलाव भी नजर आएगा आने वाले दिनों में?
बिल्कुल अबू, ये स्पष्ट है कि पार्टी में बदलाव जरूर होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, वो अपनी नए कार्यकारिणी बनाएंगे। इसके अलावा पार्टी हाईकमान ये देख रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको व्यक्तिगत कोई बड़ी जिम्मेदारी ना हो, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो ऐसे में डॉक्टर राजीव बिंदल अभी नाहन से वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार चुके हैं और कोई बड़ा दायित्व उनके पास नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक दायित्व प्रदेश अध्यक्ष का उनके समक्ष होगा और उसको जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी रणनीति पार्टी हाईकमान की तरफ से तैयार की गई है और अब इसको इम्प्लीमेंट पार्टी हाईकमान की तरफ से किया गया है। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही ये पूरा हम कह सकते हैं निर्णय पार्टी हाईकमान ने लिया है, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा में रहता है। उसके बाद फिर या तो पार्टी एक्सटेंड करती है या फिर नया प्रदेश अध्यक्ष लाती है, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो ऐसे में ये लोकसभा चुनावों की दृष्टि से बड़ी अपॉइंटमेंट हिमाचल प्रदेश में है। और अब सुरेश कश्यप क्योंकि पहले से सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र के हैं, तो ऐसे में वो अब फ्री हो गए हैं, वो अपना कार्य कर सकते हैं और संगठन को नए स्वरूप से गढ़ना और नए लोगों की नियुक्ति करना। हो सकता है पुराने लोगों को भी रिटेन किया जाए, लेकिन अब वो अपने तरीके से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाएंगे। और इसके अलावा बिंदल की एक और खासियत है कि वो अब लोगों को साथ लेकर चलने की कला को भी भली भांति जानते हैं। अब जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा का कोई गुट थोड़ा दूर हो गया है या कोई गुट हावी हो गया है, तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, गुटबाजी को कैसे ख़त्म करना है, वो भी बिंदल भली भांति जानते हैं। इसके अलावा वो सीधे तौर पर वो अगर हम कहें तो अकाउंटेबल या जवाबदेह होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के। और बाकी हिमाचल प्रदेश में कितने नेताओं की सुनते हैं, क्या वो कार्यक्रम चलाते हैं, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर सी बात है कि अभी तो एक तरह से शुरुआत हुई, नियुक्ति हुई है। अब आगे आगे किस तरह से बीजेपी को और कैसे वो मजबूत करेंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त आप हमारे साथ बने रहे राजेंद्र। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं आप अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। जी हां, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। दृष्टि पत्र में बहुत सी उपलब्धियां बताई गई हैं, चुनाव के लिए एक विजन पेश किया गया है, नगर निगम के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, आशाओं पर खरे उतरने का भरोसा दिया गया है। दृष्टि पत्र को पूरी तरह से पालन का भरोसा दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र एक तरह से बताया और कई उपलब्धियां इसमें गिनाई हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए विजन पेश किया है, नगर निगम के लिए कई ऐलान इसमें किए गए हैं, कई घोषणाएं इसमें की गई हैं। नई दिशा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ और नए विजन के साथ काम करने का एक अवसर था और हमने उसकी शुरुआत की। और आज मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे इनिशिएटिव हमने आपके सामने रखे हैं। तो हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर हम बात करेंगे। राजेंद्र, बीजेपी ने नगर निगम चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है और कई इसमें बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बिल्कुल अबू, और सबसे बड़ी घोषणा की अगर हम बात करें तो वो पानी को लेकर है, पानी के बिलों को लेकर है। लगातार शिमला में इस बात की चर्चा थी कि पानी के बिल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आज भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में कहा है कि 40,000 लीटर से नीचे जो पानी खर्च होगा उसके ऊपर कोई बिल नहीं आएगा अगर भाजपा नगर निगम में आती है। कोशिश की गई है कि जो विधानसभा में जिस प्रकार से बिजली माफ़ की गई थी और 125 यूनिट से कम पे उस तर्ज पर ये नगर निगम शिमला के लिए भी ये दृष्टि पत्र भाजपा की तरफ से लाया गया है। इसके अलावा टैक्स के ऊपर रियायत देने की बात की गई है कि एक ही टैक्स होगा, जो मल्टीपल टैक्स होते हैं जिस प्रकार से, और अन्य रियायतों की बात भी की गई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और तमाम भाजपा के नेताओं की तरफ से की गई थी, उसमें यही कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से पिछले नगर निगम ने शिमला को खूबसूरत और सुविधापूर्ण बनाने के लिए काम किया है। चाहे फिर वो ओवरब्रिज की बात हो या फिर सड़कें चौड़ी करने की बात हो, ये तमाम कामों का जिक्र जयराम ठाकुर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के समक्ष रखा। इसके अलावा उन्होंने एक और बात का जिक्र किया कि
अब जो आगे आने वाला नगर निगम है, अगर भाजपा जीतती है तो जितना संभव हो सकेगा उतनी रियायतें दी जाएंगी। फिर चाहे वो कूड़े की बिल की बात हो या फिर शहर को सुंदर बनाने की बात हो, पानी के बिल की रियायतें है, तो तमाम रियायतों की कोशिश यहाँ पर भाजपा की तरफ से की गई है नगर निगम शिमला के लिए। और जो कुछ ऐसे इश्यूज जो भाजपा पूरे नहीं कर पाई थी पुराने नगर निगम में, उनको भी सॉल्व करने की बात यहाँ भाजपा की तरफ से कही गई है। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे का जिक्र किया गया है कि प्रत्येक वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, शहर को सीसीटीवी कैमरा युक्त बनाया जाएगा। तो तमाम तरह के वादे, बड़े वादे 21 बिल्कुल राजेंद्र, इस घोषणा पत्र को लेकर और इसमें जो घोषणाएं की गई हैं, जो ऐलान और जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि बीजेपी अब नहीं चाहती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से चुनाव बीजेपी के लिए है, क्योंकि राज्य का चुनाव हार चुके हैं असेंबली का, और ऐसे में अब शिमला नगर निगम का चुनाव बीजेपी किसी तरह से हारना नहीं चाह रही है। और यही तमाम बातें एक तरह से इस मैनिफेस्टो में जाहिर हो रही जो वादे किए गए हैं। बिल्कुल अबू, भाजपा लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है। जब विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीते थे, जब सरकार बनाई गई थी 2017 में, उसके बाद सिर्फ एक नगर उपचुनाव जब विधानसभा के हुए थे, धर्मशाला और नाहन के, धर्मशाला और पच्छाद का, उसके बाद केवल मंडी नगर निगम का चुनाव था जो स्पष्ट रूप से भाजपा जीती थी। धर्मशाला में निर्दलियों की सहायता से नगर निगम बनाया गया था। और इसके अलावा जो और चुनाव उस वक्त हुए थे, चाहे वो पालमपुर का था या सोलन का था, ये भाजपा ने हारे थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुए थे, जब जुबलकोट खाई का और फतेहपुर का और मंडी संसदीय सीट पे ऊपर उपचुनाव हुआ था, वो भाजपा ने हारा। उसके बाद विधानसभा चुनाव भाजपा ने हारे। तो लगातार भाजपा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारती आ रही थी। और अब ये कोशिश रहेगी, प्रदेशाध्यक्ष बदला गया है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की गई है, संगठन मंत्री को बदला गया है। तो अब ये कोशिश भाजपा की रहेगी कि जीत के साथ, नगर निगम शिमला में जीत के साथ लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रवेश करे। क्योंकि भाजपा की अगर हाईकमान की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनावों में भाजपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती और पूरे स्ट्रेंथ के साथ चुनाव लड़ती है। और वही कोशिश है। हमने देखा कि विशेष प्रभारी केंद्र की तरफ से श्रीकांत शर्मा को लगाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शिमला पहुंचते हैं, तमाम भाजपा के बड़े नेता शिमला पहुंचते हैं। भाजपा के तमाम विधायकों को जो हिमाचल प्रदेश में हैं, उनको वार्डों का प्रवासी प्रभारी बनाया जाता है। प्रत्याशी जो विधानसभा चुनावों के होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। पूरी ताकत भाजपा की तरफ से झोंकी गई है इन नगर निगम चुनावों में। कमी और कोई कमजोरी बीजेपी नहीं छोड़ना चाह रही। और जिस तरह से मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं और वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए कई एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज राज्य स्तरीय रोहड़ मेले के समापन हो गया। समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में 2800 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों को 2400 करोड़ रुपए से दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा मेले के समापन अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगले 2 या 3 महीनों में ग्रामीण ओलंपियाड शुरू किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 40,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा। ओलंपियाड में क्रिकेट को छोड़कर दूसरे खेलों को शामिल किया जाएगा। ये नशे के खिलाफ युवा सेवाएं और खेल विभाग की तरफ से एक प्रभावी कदम साबित होगा। साथ ही इससे प्रदेश की खेल प्रतिभाएं भी उभर कर सामने आएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रागपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगौड़ा आखिर कितने दिन भागेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन समय लंबा लगा। अगर गिरफ्तारी जल्दी हो जाती तो अच्छा होता। उन्होंने दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। कि भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों की कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा।
उधर अमृतपाल सिंह को आखिरकार पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया है। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा था। माना जा रहा है कि जब उसकी पत्नी पर पुलिस ने दबाव बनाना शुरू किया, इसके बाद ही वो हिरासत में आया। अमृतपाल अजनाला मामले में वांटेड था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਕਸਕਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ NSA ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है। फर्दर जो डेवलपमेंट होगी क्योंकि आप दोबारा फिर शॉर्टली मैं दोबारा तभी कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में, जो पंजाब पुलिस ने एक लगातार दबाव बनाया हुआ था, उस दबाव के तहत ही जो इनपुट्स भी वहीं से आती हैं पंजाब पुलिस के पास, सारी फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। नहीं आज सिर्फ एक अमृतपाल ने अरेस्ट किया। जी बिल्कुल जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफी मांग ले और आगे बढ़े। गांधी जी अपमानित करे पिछड़े समाज को, राहुल गांधी जी अहंकार दिखाएं कोर्ट को, राहुल गांधी जी माफी ना मांगे पिछड़े समाज से। तो भारतीय जनता पार्टी का ये तो कांग्रेस का एक ऐसा परिवार है जिसके लिए वो देश में अलग कानून चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही ना हो। राहुल गांधी के पास अभी भी समय है, माफी मांगे और आगे बढ़े। तैयारी अच्छी है, भारत सरकार ने शानदार काम किया है और पूरे देश भर के लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार को फिर चाहते हैं। पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर मोदी सरकार को फिर। बीजेपी ने शिमला चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। जल्द ही उसके बड़े नेता भी प्रचार के मैदान में दिखाई देंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी जोन प्रभारी, प्रवासी प्रभारी, सह प्रभारी और वार्ड प्रभारी भी मौजूद थे। बैठक में प्रभारियों को कई तरह के टिप्स दिए गए। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, शिमला नगर निगम चुनाव के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम चुनाव की जंग तेज हो गई है। 34 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अब दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में उतरने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव प्रचार में उतरे। दोनों ने अलग अलग वार्डों में जाकर प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार किया और जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने रामबाजार इलाके में कांग्रेस के वार्ड कार्यालय का उद्घाटन भी किया और फिर उम्मीदवार के साथ घूम घूम कर वोट मांगे। इनके साथ सीपीएस आशीष बुटेल और विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बालूगंज इलाके में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उनके साथ विधायक इरदत्त लखनपाल भी
चुनाव प्रचार करते नजर आए। बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार में उतरने से कांग्रेस कम से कम फिलहाल प्रचार के मामले में बीजेपी के आगे दिख रही है। देखिए, आप जानते हैं कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, तो हमने हर एक चुनाव को बड़ा सीरियसली लिया है। पिछले विधानसभा में भी हम जब चुनाव में उतरे थे तो बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने थी, पर उसके बावजूद हमने विजय हासिल की है। उसी तरह कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी आज हम जनता के दरबार में आए हैं, जनता से फरियाद करने आए हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे और जो भी संभव हो सकेगा उसमें हम भरसक प्रयास करेंगे उन कामों को आगे बढ़ाने की और करने की। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि निगम चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादों पर चुनाव नहीं लड़ती बल्कि जनता के बीच जनता के मुद्दों के साथ जाती है। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का और ये हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। अभी कुछ ही महीने पहले लोगों ने बहुत अच्छा मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और आज हम फिर से मैदान में उतरे हैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी सुखू जी और हमारी पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में हम इन चुनावों को फतेह करेंगे और शिमला के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। बहुत से मसले हैं, पार्किंग के बहुत से मसले हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत पैसा केंद्र से आया है, मगर उसका सही उपयोग जो है वो इस इलाके के लिए शिमला शहर में नहीं हो पाया। कई जगहों पे जहाँ पे हुआ है एक्सेसिव तरीके से जो है उसकी फजूल खर्ची की गई है, सिर्फ डंगे लगाए हैं। कई जगहों पे जहाँ पे कई फ्लाईओवर टाइप बनाए हैं वहाँ पे इतना मोटा सरिया, इतना मोटा उसमें लोहा इस्तेमाल किया है जिससे उससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो वॉक ओवर ब्रिज बन सकते थे। इस तरीके से जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जनता भी इस चीज़ को देख रही है और आने वाले समय में इसकी इंक्वायरी भी एमसी द्वारा करवाई जाएगी क्योंकि क्यों इस तरीके का स्मार्ट सिटी का पैसे का दुरुपयोग किया गया, नंबर 1। और साथ ही साथ जो हमारे मैंने पार्किंग की बातें करी, हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स हर वार्ड में खुले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम सुक्खू ने मनोहर लाल खट्टर को बताया कि हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाए जाने वाला जल उपकर जल पर नहीं बल्कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल है जिनसे पानी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई, साथ ही रेणुका डैम और वाटर सेस को लेकर भी चर्चा हुई। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।